आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है दिन की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने संसद में सुरक्षा चूक के मामले पर सरकार की घेराबंदी की और अब 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी में, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की तैयारी में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जनवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होने की तैयारी में है कांग्रेस। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात निकलेगी यात्रा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी किया। तो पहले जो यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ और इस बार पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की ओर अरुणाचल से गुजरात की तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी पर ताने कस रही है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम नहीं, एमपी के लायक भी नहीं। राहुल गांधी जो पीएम के उम्मीदवार हैं, मुझे लगता है वो एमपी के लायक भी नहीं। पीएम तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस प्रकार की हरकत करना और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री हो रही है और वो वीडियो बना रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए करें। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी पर निशाना। देखिए जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की, उपराष्ट्रपति की, उसके बाद निशाने पर राहुल गांधी बीजेपी के ज्यादा हैं। राहुल गांधी जो वीडियो बनाते हुए वहां नजर आ रहे थे। ऐसे में अब सवाल यह कि 24 का चुनावी रण, भारत जोड़ो की शरण, भारत जोड़ो से कांग्रेस को फायदा मिलेगा 24 चुनाव से पहले? नहीं, भारत जोड़ो एक सही वक्त पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों जुड़ेंगे, मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इस समय तो स्ट्रेटेजी बनाने का काम है, इस समय तो लड़ने जूझने का काम है, हर जगह जा करके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये यात्रा का समय नहीं, ये यात्रा का समय नहीं है। यात्रा कामयाब थी, राहुल गांधी को भी फायदा हुआ, कांग्रेस को भी फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ ये धीरे धीरे करके समझ में आएगा। लेकिन इस वक्त ये यात्रा करने का समय मेरे लिहाज से नहीं है। ये गठजोड़ बनाने का समय है। जो पेचीदा राज्य हैं उनकी समस्याओं पर गौर करने का समय है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आप एक ठोस चुनौती अभी 3 महीने बाद दे पाएं। मार्च में मेरे ख्याल से चुनावों की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल समय नहीं, बिल्कुल समय काफी बर्बाद किया जा चुका है। अब भारत जोड़ो यात्रा में कार्यकर्ता फंस जाएगा वहां पे। जिस कार्यकर्ता को चुनाव में लड़ना चाहिए, बहुत सारा कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत, उनके साथ चलने में, नारे लगाने में, उस चक्कर में बहुत सारा कार्यकर्ता फंस जाएगा। तो कार्यकर्ताओं को दूसरा काम इस वक्त करना है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कार्यकर्ता फंस जाएगा, इसका एक दूसरा एंगल प्रदीप जी ये भी तो हो सकता है ना कि कार्यकर्ता में जोश भर जाएगा। वो कार्यकर्ता जो शायद पार्टी का झंडा उठाने का अब उसका मनोबल टूट चुका है, वो कम से कम सड़क पर उतर आएगा, पार्टी का झंडा उठाएगा और एक नई ऊर्जा उसमें आएगी। देखिए रोमाना की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये लाभ के दृष्टि से ही कांग्रेस इसको प्लान कर रही है। और जो बात यहाँ चल रही है कि अभी गठबंधन बनाने का टाइम है, तो कांग्रेस पार्टी कोई एक वन मैन पार्टी तो है नहीं, एक बहुत क्या कहते हैं बड़ा पार्टी है, तो ये काम दूसरे लोग भी कर सकते हैं। और अगर ये जो यात्रा जिसकी तैयारी पार्ट 1 के समय ही हो गई थी, जब वो पार्ट 1 खत्म हुआ था तभी इस बात का लगभग दबे चुपे ऐलान किया गया था कि पार्ट 2 भी होगी। जब यात्रा उन जगहों से, उन राज्यों से गुजरेगी जहां कांग्रेस का लगभग सफाया हो चुका है, उत्तर प्रदेश जिसमें प्रमुख है, हाँ। और उस राज्य में जो कार्यकर्ता दबा कुचला बैठा हुआ है, हाँ। तो उसके अंदर एक जोश पैदा होने की संभावना देखी जा सकती है। ठीक है सर, जो पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई जिसका जिक्र अभिजीत ने भी किया कि उसका फायदा मिला कांग्रेस को, खासतौर से चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, माना यह गया कि वहां जिस तरीके की जीत मिली है तो कांग्रेस को रिवाइव करने में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का कनेक्ट वो बहुत काम आया। तो ऐसे में अब तो 24 चुनाव है और 24 चुनाव से पहले अगर ये यात्रा कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है तो जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजी तो यही होगी कि टाइमिंग ऐसा रखा जाए चुनाव के नजदीक हो और उसका भरपूर फायदा मिले। नहीं देखिए, मेरी नज़र में तो ये सही कदम गलत समय पर है। भारत जोड़ो यात्रा जो है नॉर्थ में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान में रही, तो रिजल्ट की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से देखिए तो मिक्स्ड रिजल्ट। तेलंगाना में ज़रूर फ़ायदा हुआ, कर्नाटक में फ़ायदा हुआ,
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब युद्ध की घोषणा हो जाए तब सेना युद्धाभ्यास के लिए नहीं जाती है, तब एक्सरसाइज के लिए नहीं जाती है सेना, तब सेना की तैयारी जो है युद्ध लड़ने की होती है। तो ये चुनाव जो है, चुनावी युद्ध जो है, उसकी एक तरह से घोषणा हो चुकी है इस संसद सत्र के समापन के साथ ही। तो अब ज़रूरत जो है, जो अभय जी कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूँ कि अब जो है गठबंधन के जो ढीले पेच हैं उनको कसने की ज़रूरत है। और सबसे ढीला पेच है सीटों का बंटवारा जी। कैसे होगा, जो खास तौर से जो समस्या वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है या बिहार है या बंगाल है, वहाँ पर कैसे सीटों का बंटवारा होगा, तालमेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस पर गठबंधन की हवा निर्भर करती है। और उसकी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन यहां पर कांग्रेस के भीतर से जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 वो शुरू करेंगे। और इस बार जो ये यात्रा है, पिछली बार आपने देखा था कैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ गई थी देश में, और इस बार वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ निकालने की तैयारी में कांग्रेस। तो बीजेपी में चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह मिशन 2024 का प्लान सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और टारगेट पर अब दक्षिण भारत, जहां से शुरुआत अमित शाह करने वाले हैं। अमित शाह दौरे पर निकलने वाले हैं और उसकी शुरुआत तो हालांकि बंगाल से हो रही है, लेकिन अमित शाह 24 दिसंबर की रात कोलकाता पहुंचेंगे और अगले दिन यानी 25 दिसंबर को बंगाल के नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक करेंगे। और इसके बाद फिर 28 दिसंबर तेलंगाना पहुंचकर पार्टी नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक है। उसके बाद 30 दिसंबर अमित शाह तमिलनाडु पहुंच जाएंगे और वहां संगठन के नेताओं के साथ बंद कमरे वाली बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर फोकस जो है बीजेपी का, अब वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और किस रूप में नजर आ रहा है, इसी को सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं सवाल के तौर पर। टारगेट साउथ ब्लॉक, क्या शाह करेंगे लॉक? सबसे बड़ी चुनौती जो है मिशन 2024 पे बीजेपी के सामने, वो दक्षिण भारत, और वही जो कमजोर कड़ी है उससे शुरुआत करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो है, लेकिन दक्षिण भारत का कोड वो अभी तक क्रैक नहीं कर पाई है। उसके कई कारण हैं। भाजपा के नेताओं का जो अपना मुहावरा है, वो दक्षिण भारत के लिए अजनबी है। दक्षिण भारत वाले लोग उसके साथ सहज नहीं हो पाते। कर्नाटक में भाजपा ने पैठ बनाई थी, बहुत अच्छी पैठ बनाई कर्नाटक में, लेकिन वो पैठ वहाँ रुक गई, उसके आगे नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं है कि संघ की शाखाएं ना हो, उनका काम नहीं होता हो, या हिंदुत्व की विचारधारा के वहाँ पे ब्लॉक नहीं है, इलाके नहीं है, ये सब बातें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का राजनीतिक इन सब चीज़ों का जो राजनीतिक असर दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखता। अब जैसे मैं अभी केरल गया, मैं 10 दिन केरल में घूमता रहा, पूरे केरल में मुझे केवल एक जगह भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर दिखाई दिया। मोदी की तस्वीरों से सारा हिंदुस्तान पटा रहता है, केरल में मोदी की तस्वीर नहीं थी पूरे केरल में। तो ये एक बात बताती है, मुझे खुद भी ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन है ये समस्या। मुझे लगता है दक्षिण भारत का कोड अभी भाजपा क्रैक नहीं कर पाई है कोड क्रैक दक्षिण भारत। नहीं, देखिए, समस्या ये है कि दक्षिण भारत में जो पार्टियां हैं, उनमें से जो नंबर 2 की पार्टी है, कोई नई पार्टी कैसे एंटर करती है? जब नंबर 2 की पार्टी या नंबर 1 की पार्टी कमज़ोर होती है, या नंबर 2 की पार्टी तेज़ी से नीचे जाती हुई दिखती है, तब उसकी जगह लेने के लिए कोई नई पार्टी आती है। कर्नाटक में ऐसा हुआ, जेडीएस जो है वो नीचे जाने लगी तो बीजेपी को एक मौका मिला। तेलंगाना में इसी तरह से देखिए बीजेपी को मौका मिला, और मुझे लगता है पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी तेलंगाना में बेहतर करेगी। दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, यहाँ सीटें मिलेंगी बीजेपी को, ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन तमिलनाडु और केरल में उसका वोट शेयर बढ़ेगा, खासतौर से तमिलनाडु में अन्ना मलाई के रूप में एक स्थानीय नेता, उनको राज्य का नेता मिला है, जो उनकी भाषा में, उनके मुहावरे में बात करता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है, जिसकी लोकप्रियता है। वो उसके लिए वोट को सीट में बदलना अभी बहुत लंबा सफर है। तो इसलिए जो है बीजेपी की जो स्थिति 2024 में साउथ में होगी, वो मुझे लगता है अब तक की सबसे बेहतर स्थिति होगी वोट शेयर के लिहाज से। बिल्कुल। वो जो सवाल अभी हम चला रहे थे, एक बार फिर से जरा सवाल लेकर आइए स्क्रीन पर। हम ये सवाल लेकर आए कि साहब सधेगा दक्षिण तो फिर 24 का आसान हो जाएगा रण। 24 के रण के लिहाज से
दक्षिण को साधना जरूरी है या 24 तो आराम से बाकी उत्तर भारत से निकल आएगा? नहीं, ऐसा मान के और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करती भी नहीं कि जहाँ से कुछ नहीं मिलना है तो वहाँ हम कुछ काम नहीं करेंगे। वहाँ एक लगातार उनकी सतत प्रक्रिया रहती है काम करने की और वो करते रहते हैं। दक्षिण से मिलेगा क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दक्षिण में अपनी पैठ बनाई जाए और जहाँ कमजोरी हो रही है वहाँ कुछ ठीक हो सकता है। जैसे कि कहा गया कि प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ जगह ही नहीं बन पा रही होगी तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ एक निशे ढूंढते हैं, एक पतली गली ढूंढते हैं और उस गली से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी उससे मिलना क्या है, मुझे तो नहीं लगता कि आंध्र प्रदेश में भी कुछ थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि तमिलनाडु में एकदम से वो 10, 12, 15% पे आ जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। वो सिर्फ एक अपनी पैठ बनाने की कोशिश है और हो सकता है कुछ एक चंग ढूंढने की कोशिश, जैसे केरल में तिरुवनंतपुरम उन्होंने ढूंढने की कोशिश की थी। जैसे वो लगातार चुनाव दर चुनाव जीत जो बीजेपी को मिलती है, क्योंकि वो हाथ पर हाथ धरकर बैठते ही नहीं है, वो संतुष्ट होते ही नहीं है कि ठीक है इससे काम चल रहा है तो ठीक है, क्यों जाना जहां पर रास्ता मुश्किल है। वो अपने लिए मुश्किल लड़ाई ही चुनते हैं और उसको जीतने की कोशिश करते हैं। देखिए रुमाना, इसमें पहले तो दक्षिण की राजनीति को यूँ समझने की जरूरत है कि वो उसका जो कोट है वो क्रैक क्यों नहीं हो रहा है। जब तक हम दक्षिण की सामाजिक संरचना को, चाहे हर राज्य की सामाजिक संरचना, जाति गणित, वो बहुत अलग तरह का है। दक्षिण हम लोग बोल तो देते हैं कि साउथ, तो ये दक्षिण के सारे राज्य उसके अंदर शामिल कर ले, लेकिन केरल के अंतर्विरोध अलग है, तमिलनाडु का अंतर्विरोध अलग है जी। तो वहां पर जो इनकी, अब जैसे केरल में सर्वाधिक देश की जो शाखाएं हैं आरएसएस की केरल में लगती हैं नंबर्स के हिसाब से, लेकिन जो वोट परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो वो क्या कहते हैं, वोट परसेंट कहीं नहीं टिकता है। शाखाएं हैं, चुनावी डिविडेंड उस रूप में नहीं मिल पाता है जिस रूप में अन्य देश के हिस्सों में मिलता है। छोटे से आरएसएस काम कर। इस बीच बड़ी सियासी खबर ये आ रही है कि 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक, उसी से जुड़ी बड़ी खबर ये कि बीजेपी की आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। 24 चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कमर कसकर तैयार। पीएम मोदी कर सकते हैं इस बैठक की शुरुआत। जेपी नड्डा और पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे, ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की शुरुआत कर सकते हैं 24 को लेकर, 24 चुनाव की तैयारियों को लेकर। अब साफ तौर पर यही कहा जाएगा कि बीजेपी जो है वो अन्य दलों के मुकाबले लीड लेती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की पॉलिटिकल शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।